अच्छा, एक बार पहले ना हम लोग जितने भी आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स का है उसको जरा याद करने की कोशिश करते हैं। तो पहला आर्टिकल 12 है जहां पर डेफिनेशन दिया हुआ है। दूसरा आर्टिकल 13 है जहां पर पुराना लॉ और जो नया बनने वाला लॉ है वो वैलिड है अनटिल रिपील्ड, अनटिल इट वॉयलेट्स फंडामेंटल राइट्स। और जितना भी पुराना लॉ है एज पर आर्टिकल 372 वो चलता रहेगा। तो आर्टिकल 12 और 13, 12 डेफिनेशन है, 13 पुराना लॉ और नया लॉ चलता रहेगा अंटिल इट वॉयलेट्स द फंडामेंटल राइट्स। 14, 15 और 16, 14 जनरल इक्वालिटी के बारे में बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 और 16 जो है, 15 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 3 लोगों को रिजर्वेशन दे रहा है। एक है ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको हम लोग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स को हम लोग ओबीसी कहेंगे, अदर बैकवर्ड क्लासेस। फिर दूसरा है शेड्यूल कास्ट, तीसरा है शेड्यूल ट्राइब। और एम्प्लॉयमेंट में आर्टिकल 16 है जहां पर एम्प्लॉयमेंट में भी रिजर्वेशन है। और इन्होंने कहा कि हम एम्प्लॉयमेंट में भी और 15 में भी, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी एक और क्लास ऐड किया गया, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। 17 और 18 दोनों एबॉलिशन के बारे में। 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है और 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल है। मैं चाह रहा हूं 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12 से लेकर 18 तक का टाइटल आपको याद होना चाहिए। तो मैं आपसे अब पूछूंगा 12 में क्या है। अभी तो देख के ही बोल दो, सारे लोग बोल दो 12 में क्या है। डिफिनेशन ऑफ स्टेट सर, डेफिनेशन है। और 13 में लॉ इन कंसर्न विथ और इन डिरोटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स सर। हाँ, तो नया लॉ पुराना लॉ जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है वो वैसा लॉ सुप्रीम कोर्ट द्वारा अल्ट्रा वायर्स बोला जा सकता है। 14, 15, 16, 17, 18 ये सारा राइट टू इक्वालिटी है। 14 में क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15, अब देखो 15, 16 दोनों रिजर्वेशन है, ठीक है। रिजर्वेशन किस आधार पे नहीं हो सकता, रिजर्वेशन किस आधार पे हो सकता है। 15 है रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, 16 है रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट। और 4 क्लासेस हैं, पहला शेड्यूल कास्ट, दूसरा शेड्यूल ट्राइब, तीसरा है अदर बैकवर्ड क्लासेस और चौथा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। 17, 18 है 17 है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड 18 है एबॉलिशन ऑफ टाइटल। अब मैं क्या करता हूं, स्टॉप शेयर। चलिए अब मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा तो बता देना, ठीक है। बता पाएंगे ना? ट्राई करेंगे सर। चलिए 17 में क्या लिखा हुआ है? 17 में अनटचेबिलिटी पे दिया हुआ था, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी। 16 में क्या है? इक्वल इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कितने क्लासेस को रिजर्वेशन दिया गया है? ओबीसी। हाँ बताइए जन। एक आपका एससी, एसटी, ओबीसी और आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और इन 4 क्लासेस को रिजर्वेशन क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी मिलता है? नहीं, तीन को दिया गया है। 3 को दिया गया है एजुकेशनल में, 3 को दिया गया है। नहीं, 4 को दिया गया है। हाँ 4 को देखो। हाँ सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूज। आर्टिकल 15 के 6 में लिखा हुआ 4 को मिलता है। जी सर। ठीक बात है या नहीं है? ठीक है। चलिए 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हम लोग 19 शुरू करेंगे। लेकिन 19 शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था एक बात कि वो बात क्या थी वो भी बता दूंगा।
हमने एक बात बताया था कि शेड्यूल्ड ट्राइब में के इलाके में अगर वहां का गवर्नर ये चाहे तो वो लॉ को कह सकता है कि ये लॉ इस एरिया में एप्लीकेबल नहीं होगा। याद है मैंने बोला था? यस सर, बोले थे, याद है। और मैंने कहा था ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, तो मैंने कल जी ढूंढा सर। और मुझे मिल गया। आर्टिकल 244 निकालो एक बार, आर्टिकल 244। मैं भी यहाँ निकाल रहा हूँ। ये देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरिया। मुझे एक बात बताओ यार, ये अंडमान निकोबार आइलैंड में एक ट्राइबल एरिया है, यूट्यूब में वीडियो ढूंढना। ओके सर। उस इलाके से अगर कोई गुजर गया तो वो तीर भाला लेके रहते हैं और उसको जान से मार देते हैं। उसके उनके एरिया में कोई नहीं जा सकता, प्रोहिबिटेड है वहां जाना। पता है आपको ये बात? यस सर। हाँ, नॉर्थ निकोबार साइड। हाँ हाँ, उधर ही है, उधर ही है। तो वो बेसिकली ट्राइबल एरिया। तो ट्राइबल एरिया में वहां पर क्या इनकम टैक्स का कानून, जीएसटी का कानून, क्या बेनामी लॉ का कानून, या इंडियन पिनल कोड या सिविल प्रिजनर कोड, ये सब लागू हो पाएगा? नहीं हो पाएगा अगर नहीं। परमिशन मिलेगा तो। परमिशन, वो जो ट्राइबल का जो हेड होगा वो चाहेगा लागू करना तब। नहीं, अच्छा, एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये जब जी जितने भी कानून बनते, हर कानून में लिखा हुआ है एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। जी सर। हाँ क्या होता है ना? हाँ, तो होल ऑफ इंडिया में क्या वो शेड्यूल्ड एरिया या ट्राइबल एरिया भी आएगा या नहीं आएगा? सवाल ये होता है। आएगा। आना चाहिए, आ जाएगा, आना ही चाहिए सर। आना ही चाहिए। लेकिन जी ये सर। देखो, ये शेड्यूल, ये जो पार्ट 10 आर्टिकल 244 है, द प्रोविजंस ऑफ द 5th शेड्यूल shall apply to the administration and control of the scheduled areas and scheduled tribe in any state। किसी भी स्टेट में, हर एक स्टेट में। आज झारखंड में कितना % पॉपुलेशन ट्राइबल का है पता है आपको? नहीं सर। 26%। 26% पॉपुलेशन ऑफ आउट ऑफ 3 करोड़। झारखंड का पॉपुलेशन 3 करोड़ है, उसका 26% पॉपुलेशन ट्राइबल का है। आप देखना, गूगल करना, आपको मिलेगा। जी सर। उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं तो जो मुझे डेटा नजर आया था वही बता रहा हूँ। इन एनी स्टेट अदर देन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इनके लिए अलग से कुछ लॉ बनाया हुआ है। The provisions of the 6th schedule shall apply to the administration of tribal areas in the state of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram। तो ट्राइबल एरियाज के लिए 2 शेड्यूल है, 5th एंड 6th। 5th शेड्यूल किसके लिए एप्लीकेबल है? पूरे इंडिया में कहीं भी ट्राइबल एरिया और सबके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन ये 4 स्टेट के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में अगर ट्राइबल एरिया है तो वो 6th शेड्यूल में दिया हुआ है। ठीक बात? जी सर। अब मैं आपको एक बात दिखलाता हूँ, 5th और 6th शेड्यूल दिखलाता हूँ। ये रहा 5th शेड्यूल, पार्ट ए। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। गवर्नर, एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट इन शेड्यूल एरिया किसके पास रहेगा, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, ये सबको एप्लीकेबल है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम क्योंकि शेड्यूल 6 में, इसलिए शेड्यूल 5 उनको एप्लीकेबल नहीं है। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल उन्होंने बनाया हुआ है, जिसके थ्रू वो सारा कंट्रोल होता है वो एरिया। और इसका ये जो क्लॉज 5 है, ये इंपॉर्टेंट है। ये लॉ एप्लीकेबल टू शेड्यूल्ड एरियाज नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये देखिए, पहली बार आप ये शब्द सुन रहे होंगे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा हुआ सब कुछ ओवरराइड हो रहा है। नथिंग, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नर मे बाय पब्लिक नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट एनी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी कानून जो पार्लियामेंट बनाती है या स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी कानून अगर बनाए तो उस शेड्यूल्ड एरिया में या उसके किसी पार्ट ऑफ स्टेट में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है? एक सेकंड भैया, ये नथिंग विथ स्टैंडिंग, इसका मतलब के बावजूद होता है ना? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन को मैं इस तरह से कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा हुआ उसको भूल जाइए, या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होने के बावजूद यही चीज अप्लाई हो, वन एंड द सेम थिंग। करेक्ट? सेम थिंग मतलब भूल जाइए, और इसके बावजूद में थोड़ा डिफरेंस तो है ही। अच्छा, क्या डिफरेंस है? उसको भूल जाइए मतलब कि वो उसको हटा के
उसके बाद ये वाला चीज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और Correct. के बावजूद मतलब वो भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, साथ साथ ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। आज हमने देखो एग्जांपल कैसे लिया था, मान लीजिए इंडियन पिनल कोड में लिखा हुआ है दिस इंडियन पिनल कोड अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, करेक्ट है? जब वो होल ऑफ इंडिया लिखा हुआ, उसके बावजूद गवर्नर के पास पावर है कि उस इंडियन पिनल कोड को उस एरिया में अप्लाई ना करे। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है अप्लाई करे, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन में, अब मैं ये कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ उसको भूल जाइए, अब यही एप्लीकेबल होगा और कुछ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या ओपिनियन है आप लोग का? ठीक है, ठीक लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे देखते हैं। shall not apply to any scheduled area or any part thereof in the state, or shall apply to a scheduled area or any part thereof in the state, subject to such exceptions and modification as he may specify in the notification this दिया हुआ है, और फिर द गवर्नर वो और बाकी सारे पावर दिए गए। ये शेड्यूल्ड एरिया कौन कौन से होंगे, इसमें सारे नाम आपको नजर आ जाएंगे, लिखे हुए भी है। मैं अब आपको दिखलाता हूँ 6 शेड्यूल की खास बात। 6 शेड्यूल में जब आप देखेंगे तो इन्होंने नाम लिखे हुए हैं, आपको याद करना तो याद कर लीजिएगा। असम में कितना एरिया ट्राइबल एरिया होगा, मिजोरम में कितना एरिया ट्राइबल एरिया होगा, ये सब लिखा हुआ है। ये रहा द नॉर्थ काचर हिल्स डिस्ट्रिक्ट, द कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, द बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। ये आ गया कहाँ, असम। ठीक है, असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। खासी हिल डिस्ट्रिक्ट, जैनिटा हिल डिस्ट्रिक्ट, द गारो हिल डिस्ट्रिक्ट, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट, द चकमा डिस्ट्रिक्ट, द मारा डिस्ट्रिक्ट, द लाई डिस्ट्रिक्ट। और इसके बारे में अलग अलग बहुत सारे कुछ लिखा हुआ है, तो हम लोग को जब वक्त मिलेगा तो इसको जरूर पढ़ेंगे। ये क्लियर है पूरी तरह से? जी सर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए आप, क्या झारखंड ऐसा रिजर्वेशन बना सकता है जिसमें ये कहे कि हम बोकारो के लिए ये रिजर्वेशन देते हैं, अगर एम्प्लॉयमेंट में बोकारो वासियों के लिए ये रिजर्वेशन होगा? इज इट पॉसिबल? हाँ जी, पॉसिबल नहीं No. दिख रहा है। नो। देखिए 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, ओनली ऑफ रेस, ओनली ऑफ कास्ट, ओनली ऑफ सेक्स, ओनली ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यानी कि जिसका भी जन्म बोकारो में हुआ है उनका रिजर्वेशन हम 10% करते हैं पब्लिक अपॉइंटमेंट में। इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? The state should not discriminate on ground of religion, race, caste, race. नॉट पॉसिबल। पॉसिबल सर, पॉसिबल दिख रहा है इसमें। आपका रेस पे भी नहीं है, रिलीजन पे भी नहीं है, कास्ट पे भी नहीं है, सेक्स पे भी नहीं है। अच्छा, प्लेस ऑफ बर्थ आपका। हाँ, जिसका भी जन्म बोकारो में हुआ उनको हम रिजर्वेशन देंगे। इज इट पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल नहीं है। प्लेस ऑफ बर्थ नहीं पॉसिबल, आर्टिकल 15 रोक रहा है। रोक रहा है सर, प्लेस ऑफ बर्थ पॉसिबल तो नहीं 15 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता? यस और नो? है। नो सर, नहीं हो सकता। ये तो जरूर हो सकता है कि पूरे झारखंड में अगर एम्स है, झारखंड में अगर कोई कॉलेज है, तो हम झारखंड वालों को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देके उसको हम रिजर्वेशन देंगे। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? ये हो सकता है। ये हो सकता ये है हो कि सकता झारखंड का किसी एक इलाके को पकड़ के हम बैठ जाए और कहें कि मान लीजिए हम झारखंड के मिनिस्टर बन गए हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, और हम कहें कि हम तो बोकारो से आते हैं, बोकारो के एजुकेशन मिनिस्टर, हम सिर्फ बोकारो वालों को रिजर्वेशन देंगे, बाकी लोग को नहीं देंगे। इज इट पॉसिबल? नो सर, नहीं प्लेस ऑफ बर्थ। पॉसिबल है ना। 15 में पॉसिबल है ना, 16 में पॉसिबल है। 16 में भी लिखा होगा प्लेस ऑफ बर्थ। यस सर। इक्वालिटी। ये रहा, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम, इसके इस ग्राउंड पे आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। इसका मतलब तो यही है, हाँ या ना? जी सर, हाँ। नो सिटीजन। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा इसको छोड़ते हैं, अच्छा यही बताइए, आंध्र प्रदेश, पुराना आंध्र प्रदेश, जहां पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब एक था,
तो आंध्र प्रदेश क्या कोई कानून बना सकता था कि जहां पर तेलंगाना, वो शेड्यूल्ड एरिया नहीं है, शेड्यूल्ड एरिया नहीं है, वो 5th और 6th क्लॉज में नहीं आ रहा वो एरिया, उन इलाकों को हम रिजर्वेशन देना चाहते हैं, इज इट पॉसिबल और नॉट? नहीं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में लिख दे कि हाँ रिजर्वेशन पॉसिबल है, तब तो पॉसिबल है या नहीं है? तो तब पॉसिबल है। तो आर्टिकल 371D देखना, इनफैक्ट 371 से बहुत सारा शुरू हो गया है। 371 371 से, हाँ ये देखो नजर आ रहा है? जी सर आ रहा है। कौन सा? ए नंबर 2 नंबर है ना? 371, 371A और अब आओ 371D, B C D आओ। बी सी डी एस स्पेशल प्रोविजन है। There were special provisions with respect to the state of Andhra Pradesh or the state of Telangana. The president may by order with respect to the state of Andhra Pradesh or the state of Telangana provide having regard to the requirement of each state for equitable opportunities and facilities for the people belonging to different parts of such state in the matter of public employment and in the matter of education, and different provisions may be made for various parts of the states. आ गया नजर? यस सर। तो ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल सिर्फ 2 स्टेट में है अभी, जो हम लोग 371D पढ़ रहे हैं, आंध्र प्रदेश और स्टेट ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना में है। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने क्या किया है, ये 371 से इन्होंने हर एक स्टेट के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाया, क्योंकि हर एक स्टेट का चैलेंजेस अलग अलग होता है। अब स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना में देखो कि तेलंगाना में, क्योंकि मैंने तो तेलंगाना का पूरा पढ़ा नहीं है, तेलंगाना पढ़ रहा हूँ। स्टेट ऑफ नागालैंड में बोलता है नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस ऑफ नागास, नागा कस्टमरी एंड प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजंस अकॉर्डिंग टू नागा कस्टमरी लॉ। ऐसा हो सकता है कि नागालैंड में चोरी करने का जो सजा है वो 2 कोड़े लगाने हों तो वही एप्लीकेबल होगा, वो इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ में आया आप लोग को? जी सर। अगर नागा के सिविल लॉ में फैमिली लॉ आएगा, प्रॉपर्टीज का डिस्प्यूट आएगा, कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा, है ना? तो नागा में अगर 2 शादी अलाउड है नागालैंड में, तो वो अलाउड है, भले नागालैंड के लोग हिंदू हैं, लेकिन उनको 2 शादी करना अलाउड अगर है, तो नागालैंड के प्रोविजंस चलेंगे, उसमें कोई फैमिली लॉ वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। सही बात है? जी सर। ये और एक एग्जांपल ले लो, मान लीजिए नागालैंड में एक ऐसा कानून है कि जब फादर का डेथ होगा तो वो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को मिलेगा, लड़कों को नहीं मिलेगा, तो वही कानून एप्लीकेबल होगा। इंडिया का जो अदर फैमिली लॉ है जहां पर प्रॉपर्टी सन और डॉटर में इक्वली बटेगा, वैसा पूरे इंडिया में है, लेकिन नागालैंड में कहता है सिर्फ लड़कियों को मिलेगा, तो सिर्फ वही एप्लीकेबल होगा, बाकी कुछ एप्लीकेबल नहीं होगा। सही बात है? जी सर। यही लिखा हुआ, ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज shall apply to the state of Nagaland unless the legislative assembly of Nagaland by resolution so decides। क्लियर है ये पूरा? अब नागालैंड का लेजिस्लेटिव असेंबली बोल देता नहीं हम इंडिया का इंडियन पिनल कोड अप्लाई कर देंगे, तो अप्लाई हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हमें नागालैंड का स्पेशल लॉज देखना पड़ेगा, तभी हमें नागालैंड समझ में आएगा। लेकिन नागालैंड के लिए आर्टिकल 371A अलग से बनाया हुआ है। इसके बाद बहुत कुछ लिखा हुआ है, असम के लिए अलग से बनाया हुआ है, मणिपुर के लिए अलग से बनाया हुआ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हमने पढ़ ही लिया आपके साथ। establishment of central university in आंध्र प्रदेश, special provision with respect to the state of Sikkim। जब मैंने ये पढ़ रहा था ना, तो मेरे दिमाग में एक बात आई, आज एम्स पटना में खुला है, किसने खुला? सेंटर ने या स्टेट ने? सेंटर ने। सेंटर ने। क्या ये पटना में खोला, झारखंड में नहीं खोला? क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है? डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं, मतलब डिस्क्रिमिनेशन अगर है भी तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। हाँ, ठीक है ना? तो ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश ऐसा क्यों लिखा हुआ मुझे नहीं समझ में आ रहा है।
कि ये लिखने की क्या जरूरत पड़ी? क्या अगर ये नहीं भी लिखा हो तो क्या सेंटर आंध्र प्रदेश में कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकता था? बिल्कुल खोल सकता था। हाँ, तो ये क्यों लिखा है इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है, तो पढ़ेंगे तब आपको बता देंगे। गूगल कर लेते हैं इसको। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका। अब गोवा में देखिएगा आप, मैक्सिमम क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। अच्छा, इसमें सिर्फ ये गोवा का लेजिस्लेटिव असेंबली का मैक्सिमम सीट 30 मेंबर्स लिखा हुआ है, और तो कुछ नहीं लिखा हुआ इसमें। कर्नाटका, जब आप लोग फैमिली लॉ आएगा ना, फैमिली लॉ किस सेमेस्टर में है? सेकंड या थर्ड। सेकंड या थर्ड में, ओके। ये 372 हम लोग कर ही चुके थे आपके साथ, कि पुराने लॉ चलते रहेंगे। जी सर। चलिए, अब हम लोग कर रहे हैं आपके साथ आर्टिकल 19। स्पेशल प्रोविजन मतलब हर जगह सब दे सकता है स्टेट चाहे तो, यही ना? नहीं, जो स्टेट, देखो स्पेशल प्रोविजन सिर्फ कुछ खास स्टेट्स के लिए था। नॉर्थ ईस्टर्न के सारे स्टेट्स के लिए था। असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, और साउथ में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना था। महाराष्ट्र है, गुजरात है, इन कुछ पर्पस के लिए। गोवा है कुछ पर्पस के लिए। बाकी मतलब मेजर चीज आप समझ लो नॉर्थ ईस्ट का है। झारखंड के लिए कुछ नहीं? झारखंड के लिए नहीं है कुछ। झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब के लिए कुछ नहीं है। सिक्किम बाद में ऐड हुआ तो उनके लिए बनाया गया कुछ ना कुछ। और याद रखना, ये टेम्पोररी प्रोविजंस नहीं है जो आर्टिकल 371 में लिखा हुआ, वो स्पेशल प्रोविजन है। टेम्पोररी प्रोविजन सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लिए था 370 में। ठीक है ना? जी सर। अच्छा, अब मुझे यहां तक कोई डाउट आ रहा है या आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो पूछ लीजिए, हम लोग डिस्कस करके उसको क्लियर करते हैं, नहीं तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। झारखंड में कुछ कुछ ऐसे कास्ट हैं। हेलो, झारखंड में कुछ कुछ कास्ट है। कुछ अच्छा, ऐसे ऐसे कास्ट है जिनको फॉर्म वॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, सही जॉब मिल जाता है, सरकार उनको पकड़ पकड़ के नौकरी देती अच्छा, है। हाँ, शहरी उसमें एरिया में है आपका। 7-8 कुछ कास्ट है, मतलब वो लोग बहुत कम बचे हैं। हाँ, शायद इस वजह से शायद उनको देती है कि उनका जनजाति बचे रहे। अच्छा, ये हाँ। आइडिया नहीं है। और किसी को कुछ कहना हो? नहीं। चल, कौन पढ़ेगा आर्टिकल 19? पढ़ते हैं हम। ये भी तो एक स्पेशल प्रोविजन हो जाएगा कि झारखंड में बाहर के लोग आके नहीं खरीद सकते हैं लैंड। ये है झारखंड के कानून हाँ, में? नहीं नहीं है। बाहर नहीं के लोग नहीं खरीद सकते ना यार। है, कानून है ऐसा? नहीं सर, ऐसा ऐसा? कानून नहीं है। अब मुझे नहीं लगता है। नहीं है पूरे वैसे। इंडिया में किसी भी प्रदेश का ऐसा कानून नहीं है, एक्सेप्ट शेड्यूल्ड एरिया का, जो 5th और 6th शेड्यूल में अगर दिया हुआ है तो वहां है। बाकी और कहीं भी आप कुछ भी खरीद सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर लिखा हुआ है तो दिखला दे। नहीं, एक बार पढ़ के देखेंगे। हाँ, पढ़ो आर्टिकल 19। Article 19, protection of certain rights regarding freedom of speech, etc. Clause 1, all citizens shall have the right A, to freedom of speech and expression. पूरा पढ़ दे सर क्या? हाँ, बी पढ़ो। B, to assembly peacefully and without arms. C, to form अरे रुक जाओ। अभी ये मैं भी इसको बार बार वही पढ़ता हूँ। टू असेंबल पीसेबली लिखा हुआ, पीसफुली नहीं लिखा हुआ, पीसेबली peaceably. है ना? Yes sir, peaceably हाँ, लिखा हुआ। एंड विदाउट आर्म्स। Arm. सी पढ़ो। C, to form association or union (bracket cooperative society). D, to move freely throughout the territory of India. E, to reside and settle in any part. Reside and settle in any part of the Reside territory of India. to reside and settle in any part of territory of India. हाँ, And अच्छा F क्या हो गया? Omit हो गया नहीं? वो राइट टू प्रॉपर्टी।
property, ठीक है जी। To practice any profession or to carry on any occupation, trade or business। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे कुछ भी बोलने का लिखने का अधिकार है या नहीं है? है सर, इसमें ए नंबर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हाँ, किसी को गाली देने का अधिकार है? नहीं नहीं, लिखा हुआ है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेक्शन थोड़ी लिखा है सिर्फ अच्छी बात बोलने का अधिकार है, अच्छी बात और बुरी बात दोनों बोलने का अधिकार है। टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हाँ या ना? जी सर, इसमें तो वही लिखा हुआ है, लिखा है जाता ना? है। तो आप कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में ये अलाउड है, बाकी देशों में अलाउड नहीं है। आपको किसी को भी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर को आप कुछ भी बोलिए, उसका किसी भी तरह से क्रिटिसिज्म कीजिए, दैट इज ऑल अलाउड। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सही बात है। ठीक है बाद में रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है, लेकिन अभी तो हम लोग ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं। जी सर। ठीक है, कभी कभी झगड़ा होता है तो नहीं बोलता कि मुझे तो बोलने का अधिकार है, मैं बोलूंगा। यस सर, फ्रीडम वो ऑफ कुछ स्पीच। भी बोलता है, बोलता अधिकार मिला हुआ है तो मिला हुआ है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या सेल्फ डिफेंस करने का मुझे अधिकार है? हाँ बिल्कुल है। हैं? इसमें तो नहीं। हाँ है। मतलब मेरी बात नहीं समझे तुम लोग, लगता है। नहीं, सेल्फ डिफेंस बोले आप? मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या मुझे सेल्फ डिफेंस करने का अधिकार है, हाँ या ना? है। यानी कि मुझे कोई मारने आए, मेरे पास बंदूक है और मैं बंदूक से उसको गोली मार दूं, ये अधिकार है या नहीं है मेरे पास? है। फिर से नहीं समझ। नहीं, अच्छा, मेरे पास बंदूक रखने का अधिकार है या नहीं है? बंदूक में लाइसेंस अधिकार लाइसेंस होगा तो जरूर रख सकता है। अरे भैया, नहीं। खूब समझो, बंदूक रखने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे नहीं दिया, कानून भले दे दे लाइसेंस के थ्रू। ओह यस सर। आज यूएसए में बंदूक दुकान में जाओ और खरीद के ले आते हो या नहीं ले आते हो? हाँ, सुनते तो हैं आपका। ले आते हैं। है ना? तो वहां बंदूक रखने का अधिकार दिया होगा किसी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन ने, तब ना ऐसा पॉसिबल है कि जैसे साबुन तेल खरीदते हो वैसे जाके बंदूक खरीद लेते हो। बंदूक का दुकान पे दुकान खुला हुआ है। समझ गया आप क्या बोलना चाहिए। समझ गए सर, समझ गए, हम समझ गए। समझ गए? तो हम्म। वैसा कुछ अधिकार आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। नहीं दिया है। ठीक है, हाँ, आपको धरना करने का अधिकार है। ये लिखा टू असेंबल पीसफुल, लिखा हुआ है सर। हाँ 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 पीसफुली, हाँ, पीसफुली। धरना करने का अधिकार है या नहीं? है। है। बी में लिखा हुआ है टू असेंबल पीसफुली। हाँ। और क्या धरना करते हुए डंडा बंदूक ले जाने का अधिकार है? नहीं। नहीं है। एंड विदाउट आर्म्स लिखा हुआ है। यस सर। ठीक है, अब दूसरी बात बताओ, क्या मैं पार्टनरशिप फर्म खोल के किसी के साथ बिजनेस करने का अधिकार है? हाँ है। नंबर है टू टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। हाँ, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिखा हुआ है। अब मैं एक एक करके एग्जांपल लेता हूँ, है ना, तो लोग अपने आप ABCD में पहुंच जाओगे मैं कहाँ चाह रहा हूँ। क्या मैं एनजीओ बना के समाज के लिए कुछ काम करूं, इसका अधिकार है? यस सर। है। है। क्या मैं अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप का, जो हमारे गांव में लिज्जत पापड़ टाइप का, मैं कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी करूं, यानी कि बहुत लोग मिलके, 100 लोग मिलके पैसा इकट्ठा करें और एक साथ बिजनेस करें एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, नॉट एज ए कंपनी बट एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या उसका अधिकार है? यस। है ना? अमूल है, लिज्जत पापड़ है, ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एग्जांपल हैं। क्या ये मैं बिजनेस पूरे इंडिया में कहीं भी कर सकता हूं? हाँ कर सकता है। कर सकते हैं। वो जो 3 नंबर। शेड्यूल एरिया को छोड़ के, हाँ। 6 क्लॉज को छोड़ के, हाँ। क्या मैं कोई भी बिजनेस कर सकता हूं? मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो? यस सर। क्या मैं झोला छाप डॉक्टर बन के भी डॉक्टरी कर सकता हूं? नहीं नहीं, नो। तो लिखा हुआ है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस, यस सर, लिखा तो है। लिखा है या नहीं लिखा हुआ है?
हाँ लिखा हाँ। हुआ है, लिखा तो है जी नंबर। अब मुझे एक बात बताओ, मैं अब अगर ए से लेकर जी तक, उसका भी एक्सेप्शन पढ़ेंगे, ए से लेकर जी तक अगर इसको याद करें तो मैं अगर जी से शुरू कर सकता हूं तो मुझे ये कहता है कि आप कोई भी प्रोफेशन करें, कोई भी बिजनेस करें, इंडिया में कहीं भी करें, कहीं भी जाके करें, कहीं भी रह के करें, सेटल रह के करें, और वहां जाके कुछ भी बोल के बेचें या हाँ। लिख के बेचें। और जरूर। अगर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करती तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट धरना दे विदाउट आर्म। और अगर आपको बिजनेस करना तो कंपनी बना के करें, एसोसिएशन बना के करें, या कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के करें, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, याद हुआ या नहीं हुआ ए से लेकर जी तक? पहला बोलो। पहला आपका स्पीच एक्सप्रेशन का था। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, दूसरा पीसअबली का था एक्सप्रेशन आपका मतलब लिखना, स्पीच लिखना, मतलब हाँ, बोलना। ठीक है, बोलना। जी हाँ। सर। फिर सेकंड आपका था ये था आर्म नहीं क्या था, पीसअबली आपका विदाउट आर्म आपका असेंबली ठीक है। पीसफुली। असेंबली। तीसरा तीसरा आपका यूनियन बना सकते हैं, अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। ठीक है, यूनियन मतलब स्टेट ट्रेड यूनियन जैसे है वो है ट्रेड यूनियन। यूनियन। हाँ चौथा आप कहीं भी घूम सकते हैं अपना हम, ठीक है, फ्रीली हाँ इंडिया में। हाँ अब पांचवा जो था जो आपको ई कोई नंबर भी आपका ये ऑक्यूपेशन, और यस कोई भी भी- एसोसिएशन और यूनियन बना सकते हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी। ठीक है। अब मैं है ना सबका एक्सेप्शन करना हम लोग शुरू करेंगे। ये अच्छा एक बात बताइए, क्या ये सारा मेरे को कंप्लीट एब्सोल्यूट राइट है या एक्सेप्शन के साथ है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ है? रिस्ट्रिक्शन के साथ है। रिस्ट्रिक्शन के साथ है। रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या एब्सोल्यूट है? रीजनेबल है। रीजनेबल है। ये Reasonable है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट तो ये सोच के बनाएगा कि हम लोग ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं रीजनेबल है। ये तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है रीजनेबल है या नहीं है। यस कोर्ट। आ रहा है समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। हाँ, वो टेस्ट ये करता है लॉ को। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा रीजनेबल है या नहीं। ठीक है, अब मतलब देखना कोई भी लॉ या एक्ट बनाता है पार्लियामेंट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है कि ये यस यस रीजनेबल है या नहीं। यस। मैं आपको बताता हूँ, एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट आप पढ़ेंगे। बोलता है पार्लियामेंट ने अगर किसी कोई वर्ड यूज किया है, वो वर्ड भले गलत हो, वहां पर वो यूज हो चुका, तो सुप्रीम कोर्ट ये सोचता है पार्लियामेंट ने वो शब्द सही यूज किया है। पार्लियामेंट ने अगर कोई कानून बना दिया और प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो पार्लियामेंट ये सोचता, सुप्रीम कोर्ट ये सोचेगा कि ये जो कानून है ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही बना है। जब आप सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो जो केस फाइल कर रहा है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो प्रूव करे कि ये टेक्निकल ग्राउंड पे ये अल्ट्रा वायरस है, या आर्टिकल 19 के ग्राउंड पे अल्ट्रा वायरस है, या कोई भी आर्टिकल के ग्राउंड पे अल्ट्रा वायरस है। ठीक है, अरे बोल दो। ठीक है सर, ठीक है सर। यस सर। अब देखिए क्या हुआ, ये जो दूसरा है, दूसरा ये सेकंड, ये रिस्ट्रिक्शन है क्लॉज ए का। इसमें 8 ग्राउंड पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, 8 ग्राउंड्स पे। और ये जो इतना सारा लाइन है, ये यहां तक, कहाँ गया, ये यहां तक, ये आप समझ लीजिए कि 2, 3, 4, 5 ये जितना भी रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ ना 6 तक, सब में सेम लिखा हुआ है। नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1, तो नीचे में आएगा बी, उसके बाद आएगा सी, उसके बाद आएगा डी एंड ई, उसके बाद आएगा जी। करेक्ट है? जी सर। उसके बाद हम सेम लिखा हुआ शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ। बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो आपको हमने राइट दिया है, इट शैल एंड नथिंग इन दिस शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पहले जो चला आ रहा है, और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ, जो नया लॉ स्टेट बनाने वाली है, इन सो फार एज सच लॉ इम्पोजेज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो वो जो पुराने लॉ में अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, या जो स्टेट नया लॉ बनाने वाली है उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का ग्राउंड क्या है? वो ग्राउंड है ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया।
वो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट, इसके एग्जांपल्स हमने लिए थे। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है पब्लिक ऑर्डर, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। डिसेंसी और मोरालिटी के बेसिस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, या फिर इन रिलेशन टू कंटेंट ऑफ कोर्ट। क्या हुआ? हाय रे, नींद है पूरा, छोड़ दो तुम, जो मत ठूसो उसको, उल्टी करेगी। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट पास कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को कोई जज ने, वो जजमेंट आपके अगेंस्ट था, आपने तुरंत बोलना शुरू कर दिया कि जज ने पैसे खाए हैं या बेकार है या कुछ और भी कुछ भी बातें हैं, तो इसके लिए भी आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। या फिर डिफेमेशन करते हैं लिख के या बोल के, उसके ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। या फिर आप स्टेज पर चढ़ के आप कानून व्यवस्था को आप खराब करने की कोशिश करते हैं, जैसे बाबरी मस्जिद का कांड हुआ जिसपे आडवाणी जी के ऊपर लगा था ये कि आपने, या फिर किसी को खून करने के लिए उकसाना, ये सब इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस है, तो इसके लिए ये सब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। करेक्ट है जी सर। और इसके लिए हमने बता ही दिया था, आर्टिकल सेक्शन 124A में सेडेशन का लॉ है आईपीसी में। आईपीसी में ही डिफेमेशन के अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, गवर्नमेंट कर्फ्यू लगा सकती है। तो ये सब है, तो ये पहला एक्सेप्शन है। तीसरा किसके लिए एक्सेप्शन है? टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। इसमें जो ग्राउंड लिखा हुआ है वो ग्राउंड है, इसमें 8 ग्राउंड है, सॉरी दूसरे में 8 ग्राउंड है, ठीक है, आप देख लेना। सोवरेनिटी पहला, सिक्योरिटी दूसरा, फ्रेंडली रिलेशन तीसरा, चौथा पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी पांचवा, रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 6, डिफेमेशन 7, 8 है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। 8 ग्राउंड है जिसपे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन स्टेट आपका रोक सकती है। स्टेट का मतलब पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, या ऐसा कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर, गवर्नमेंट ऐसी कोई भी अथॉरिटी जिसमें गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल है, जो हम लोग आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग देखेंगे। करेक्ट है जी सर। इसके बाद थर्ड में देखते हैं बी। बी क्या कहता है? टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, और इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने के 2 ग्राउंड है। कौन कौन सा? एक सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, एंड दूसरा है पब्लिक ऑर्डर, कानून व्यवस्था बना रखने के लिए, यानी कि आप धरने उड़ने पे बैठे या फिर तो आपके लिए कानून व्यवस्था बनाने के लिए कर्फ्यू वर्फ्यू लगा सकते। फोर्थ जो ग्राउंड है क्लॉज सी का, टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसके लिए भी सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पर 3 है। डी एंड ई जो टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, यहाँ पर जो ग्राउंड है वो है ईदर इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसके हमने 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल देखा था। करेक्ट है? यस सर। किसी भी न्यूक्लियर साइट में आप जा सकते हैं? साइट में टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। किसी भी कैंटोनमेंट में आपको लगता है कि नहीं, मैं लोकसभा के अंदर ऐसे ही मैं जाना चाहता हूँ, इज इट पॉसिबल? नहीं, रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ इसमें। रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ। प्राइम मिनिस्टर के घर में आपको मन कर रहा है, चलो एक बार मिल के आते हैं मोदी जी से, पॉसिबल है? नहीं, रिस्ट्रिक्शन है। हाँ, इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, ये सब पॉसिबल कर सकती है। अब मैं झोला छाप डॉक्टर ये सब के बारे में बोल रहा था। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे। अब लास्ट रिस्ट्रिक्शन में आते हैं, मैं आपसे कुछ पूछूंगा, उसका हाँ या ना में जवाब देना है। मैं बोकारो से धनबाद का एक रेल ट्रैक बिछाना चाहता हूं, और मेरा अपना ट्रेन में चलाना चाह रहा हूं, मेरा बिजनेस है, मैं करना चाह रहा हूं, पॉसिबल है? हाँ जी, नहीं पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल है। मैं तो रिस्ट्रिक्शन होगा? होना चाहिए।
झोला छाप डॉक्टर बन सकता है? नहीं। नहीं बन सकता। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो इसके लिए आपको डिग्री चाहिए, ये ऊपर में लिखा हुआ है। प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ, पूरा पढ़ेंगे तो स्टेट इनके लिए कोई अगर स्पेशल टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए, लॉ प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको बार काउंसिल का प्रैक्टिस नंबर चाहिए तो चाहिए, तभी आप लॉ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे कोई नहीं कर सकता। करेक्ट है? जी सर। उसके बाद अगर स्टेट कॉरपोरेशन अगर किसी बिजनेस को कंट्रोल करता है और कहता है कि ये बिजनेस और कोई नहीं करेगा, तो ये रिस्ट्रिक्शन पॉसिबल है, जैसे रेलवे। ठीक है, ये आप दोनों पढ़ लेना। फॉर कैरिंग ऑन बाय द स्टेट और बाय कॉर्पोरेशन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द स्टेट ऑफ एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस, वेदर टू द एक्सक्लूजन कंप्लीट और पार्शियल ऑफ सिटीजन्स और अदरवाइज। तो स्टेट अगर चाहे तो कंप्लीट सिटीजन का एक्सक्लूजन कर सकती है, उस ट्रेड को वो सिटीजन कर ही नहीं सकता। सही बात है? तो ये हो गया आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में मैं चाह रहा हूं आप लोग सवाल करें। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन आर्टिकल 19 से नहीं है। हाँ, मेरा लॉ मेकिंग से है। किससे? तो उस पे हम लोग लॉ मेकिंग से, लॉ मेकिंग से। अच्छा, क्या है? हम लोग जानते हैं कि कोई भी लॉ पास होता है लोकसभा से, फिर राज्यसभा से, फिर प्रेसिडेंट साइन करते हैं, फिर जाके वो एक्ट बनता है। तो फिर ये जो रिस्ट्रिक्शन का मैटर आ गया, ये एक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। तो यहाँ पे तो ये प्रोसेस पे तो आया ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट आया है, तो फिर वो रिस्ट्रिक्शन कैसे डिसाइड करते हैं? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, लॉ लोकसभा में जाने से पहले भी तो एक मिनी लोकसभा होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेलेक्ट कमिटी। ये सेलेक्ट कमिटी कौन होते हैं? जैसे लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं टोटल? 545 है। चलिए, मैं 545 अगर हैं तो ये क्या करते हैं, एक मिनी लोकसभा बनाते हैं जिसको हम लोग जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी भी बोल देंगे, सेलेक्ट कमिटी भी बोलते हैं। उससे भी पहले हमारे इंडिया में एक लॉ कमीशन है, पता है आपको? नहीं पता। आप देखिए, गूगल करना, आप लॉ कमीशन के रिपोर्ट्स मिलेंगे आपको, इंडियन पिनल कोड पे और जितने भी लॉ है, फैमिली लॉ पे, सब पे लॉ कमीशन एक रिपोर्ट बनाता है। उस रिपोर्ट के आधार पे गवर्नमेंट उस पे कानून बनाती है। तो ये जब लॉ कमीशन रिपोर्ट बना रहा होता है, फिर ये जब लोकसभा में डिबेट्स होते हैं, फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाता है, ये सब जब मेंबर्स उस पर डिस्कस करते हैं तो उसमें वो बताते हैं कि सर दिस इज इंफ्रिंजिंग द फंडामेंटल राइट, इस लाइन को आपको हटाना पड़ेगा। अब जब लोकसभा में, क्योंकि आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी में एग्री, वो बीजेपी को लगता है नहीं ये इट डज नॉट इन्फ्रिंज द फंडामेंटल राइट्स, और वो पास हो गया। तो अब अल्टीमेट अथॉरिटी तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही होगा ना। तो ऐसा नहीं है कि लोकसभा और उससे पहले सेलेक्ट कमिटी या जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी या लॉ कमीशन इन सब बातों को चेक नहीं करते, बिल्कुल चेक करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कानून तो बन ही जाता है। हाँ या ना? हाँ सर, बनता है। आज आपने एकदम लेटेस्ट न्यूज कल या परसों का पढ़ा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक आईटी रूल्स पास कर दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल में कोई चेंज लेके आया, देखा है आपने? यस सर। ट्विटर पे या फिर बाकी प्रेस पे कुछ भी लिखना, कुछ भी बोलना अलाउड नहीं है, रूल बन गया है। प्रकाश जावड़ेकर उनके मिनिस्टर हैं और बाकी लोग ये कह रहे हैं इट इज वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है। और रूल्स बनाने के लिए लोकसभा राज्यसभा की जरूरत नहीं है, रूल्स तो जो आईटी मिनिस्टर है वो साइन करेगा, बन गया रूल।
और आर्टिकल 12 में स्टेट के डेफिनेशन में मैंने कहा था गवर्नमेंट भी आता है, एग्जीक्यूटिव भी आता है या नहीं आता? आता है सर। तो उसने साइन कर दिया। रूल बनाने में तो लोकसभा, रूल लोकसभा के थ्रू तो नहीं बनता है। बात समझ में आ रही है? यस, रूल ऑर्डिनेंस अलग होता है सर ना, रूल और ऑर्डिनेंस। देखो ऑर्डिनेंस तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट साइन करके कानून बना देता है, ठीक है। ठीक है। रूल्स क्या होता है मैं आपको एक चीज दिखलाता हूँ, रुको। मैं इनकम टैक्स से दिखलाऊं क्या, या जीएसटी दिखलाऊं? क्या दिखलाऊं बताइए? जो दिखा सकते हैं सर। जीएसटी। जीएसटी दिखलाता हूँ। ये जीएसटी का एक्ट है। इस जीएसटी के एक्ट में, ये एक्ट में हमेशा सब्सटैंटिव प्रोविजंस होता है, ठीक है। इसमें ये लिखा होता है कि किस अमाउंट पे जीएसटी लगेगा या किस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी लगेगा, तो सप्लाई पे होगा। अब क्या जीएसटी को अगर मैं लगाने के बाद जीएसटी तो कलेक्ट भी करना होगा, हाँ या ना? हाँ। तो जीएसटी कलेक्ट करने के लिए इसी एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको रिटर्न भरना पड़ेगा, ठीक। अब रिटर्न भरने के लिए मुझे गवर्नमेंट फॉर्म बताएगी, गवर्नमेंट तरीका बताएगी। क्या वो एक्ट में बताएगी या रूल्स में बताएगी? रूल्स में बताइए। रूल्स रूल्स में। में बताएगी। अब मैं आपको दिखलाता हूँ एक चीज, इसमें एक वर्ड होगा प्रिस्क्राइब। पर्सन अल्फाबेटिकली अरेंज होता है, ये रहा प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब मींस प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। तो ये प्रिस्क्राइब का मतलब हो गया। अब हर एक सेक्शन में जब जाएंगे, जैसे मैं आपको सेक्शन रिटर्न का सेक्शन दिखलाता हूं एक बार। रिटर्न का सेक्शन 37 से शुरू होता है। 35, 37 रिटर्न। ये देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिटर्न फाइल करेगा विद इन सच टाइम। टाइम एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। इन सच मैनर, तरीका क्या होगा, एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अब प्रिस्क्राइब कहाँ करेगा वो? रूल्स में करना होगा। रूल्स में। तो रूल्स में मुझे टाइम भी नजर आएगा, मैनर भी नजर आएगा, यानी किस फॉर्म में मुझे जमा करना वो भी नजर आएगा। तो मैं अब रूल्स में अगर जाता हूं तो रूल, ये सारा रूल्स रहा। और इसमें रिटर्न्स का रूल एक उन्होंने अलग बना दिया चैप्टर 8 में। रूल 59 में बोलता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दिस, वो कौन सा, अंडर सेक्शन 37। तो एक्ट में सेक्शन 37 पढ़ रहे थे, तो सेक्शन 37 में हम जब गए तो बोला प्रिस्क्राइब करेगा, और जब हम लोग प्रिस्क्राइब रूल में गए तो बोला सेक्शन 37 में 59 कौन सा फॉर्म है, जीएसटीआर1। टाइम और जीएसटीआर1 का कंटेंट क्या होगा वो सारा लिखा हुआ है यहाँ पर। इसमें कितने टाइम में फाइल होना है वो भी लिखा होगा। ये डेट एक्सटेंड हो सकता है नहीं हो सकता वो भी लिखा होगा। अब रिटर्न लोकसभा के थ्रू नहीं बना है, ये रिटर्न नोटिफाई होता है, साइन हो गया गया, बन गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके नीचे एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो रूल तो इन्होंने बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने साइन किया, इसका कोई ब्यूरोक्रेट होगा उसने साइन किया है और रूल बन गया। समझ में आ रहा है? जी सर। उसी तरह से आईटी रूल भी बना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स जो बना है। आप एक बार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है और रूल्स भी है, रूल्स 2021। कहाँ गया, ये रहा, ये देखिए द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स, नया रूल बनाया है गवर्नमेंट। और इस रूल के अगेंस्ट ये देखिए नोटिफिकेशन कब आया। मैं आपको रूल अगर दिखाता हूँ, एक्चुअल रूल मिल जाए ना,
ये गैजेट ऑफ इंडिया, इसमें देखिए साइन कौन करेगा, कोई ब्यूरोक्रेट साइन करेगा। ये देखिए कौन साइन कर रहा है, डॉक्टर राजेंद्र कुमार, एडिशनल सेक्रेटरी। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो ये ब्यूरोक्रेट साइन करता है, ये इसको लोकसभा के थ्रू जाने की जरूरत ही नहीं है। और आप गूगल कर लीजिएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच आईटी रूल्स, आपको बहुत मिल जाएगा। ये देखिए आ रहा ना नजर? यस सर। इसमें इसके ऊपर हंगामा शुरू हो गया है। चलिए ये कहाँ लिखा हुआ है, आईटी रूल्स इन्फ्रिंज फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच प्राइवेसी, ये क्विंट है, thequint.com। इसमें ये ऑब्वियसली ये लेफ्ट का ये पेपर है, मतलब ये मोदी के अगेंस्ट, और सीपीआईएम सीपीएम का। अरे भैया रुक जाओ, ये एक्सप्लेन कर, आप देख लीजिएगा। मतलब और कोई सवाल? नो सर, तो नहीं। एक मैं आप लोग से ये जो शुरुआत में ही बोलना चाहिए था लेकिन रह गया, मैं एक चीज बता देता हूँ, दिखलाता हूँ। ये जो फंडामेंटल राइट्स मिला है वो हमें किसके कारण मिला है? पता है आपको? मतलब कहाँ से डिराइव किया गया है? हाँ, मतलब ये क्यों मिला है? वो प्रियम्बल में एक शब्द है, उसके कारण मिला। प्रियम्बल में एक शब्द है, मैं वो प्रियम्बल निकाल देता हूँ, उसको देखने के बाद वो शब्द आप खुद ढूंढ के मुझे बताइएगा कि प्रियम्बल में कौन से शब्द के कारण मिल रहा है। ये रहा प्रियम्बल जो मैंने निकाल दिया, पढ़िए और बताइए। लिबर्टी, नहीं, इक्वालिटी भी है, लिबर्टी इक्वालिटी, और जस्टिस भी हो सकता है इसमें। क्या चीज? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। नहीं नहीं, ये सब नहीं है, जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी नहीं है। ठीक। और पढ़ो और पढ़ो। तब सोशलिस्ट हो सकता है तब। क्या चीज? सोशलिस्ट, पोस्ट? समाजवाद, सोशलिस्ट है, समाजवाद। नहीं नहीं, सोशलिस्ट कैसे होगा? नहीं, नहीं, सोशलिस्ट नहीं, तो बिजनेस का तरीका है ना, ये तो सोशल वो नहीं है। और ढंग से पढ़ो, ढंग से। The dignity of the Yes, individuals. ये है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। बताइए, अगर किसी को अरेस्ट कर लें, किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दें, रोका टोकी करें, उसका डिग्निटी खत्म होगा या नहीं खत्म होगा? हो रहा है। यस सर, यस। तो आप ये सोचो, पूरा डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, अलाउ करने के लिए पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स उस इंडिविजुअल को दिया गया है। ठीक बात? यस। जी सर। अब ये सोचो, हर एक आर्टिकल एक दूसरे के साथ कितना कनेक्टेड है, इवन प्रीएम्बल भी कनेक्टेड उतना। और वो कनेक्शन अगर स्टैब्लिश हो जाता है तो याद करना और आसान हो जाता है। तो मैं तो हमेशा हर एक स्टूडेंट को यही कहता हूँ, जो भी लॉ के स्टूडेंट है, याद कीजिए, याद कीजिए। नहीं याद करेंगे, आपको समझ में आने के बाद भी अगर आपने याद नहीं किया तो उसको अप्लाई कहीं नहीं कर पाएंगे, ना एग्जाम में लिख पाएंगे, ना कोर्ट में कुछ बोल पाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कानून समझने के बाद उस कानून को शब्द बाय शब्द याद हो। इसीलिए पीसेबली पढ़ना, पीसफुली नहीं पढ़ना है। आप लोग का कोई ओपिनियन है तो बताइए, फिर हम लोग सर जैसे आपने
सर जैसे आपने कहा कि याद करने के लिए, तो ठीक है सर, जैसे आर्टिकल्स हम याद करते हैं तो फिर उसके लिए फिर एक दूसरा आर्टिकल हो जाता है उस लॉ को, उस रूल को तोड़ने के लिए। तो यस सर एज ए स्टूडेंट अभी तो काफी न्यू है हम लोग, तो मतलब मेरा ये कंसर्न है कि हम तो न्यू है, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, ये तो टाइम लगेगा आपको याद करने में, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन शुरुआत तो अभी से होनी चाहिए। आप मान लीजिए आप एक्सेप्शन पे जा रहे हैं, आप एक्सेप्शन मत जाइए, आर्टिकल 19 का ए से लेकर जो जी तक लिखा हुआ उतना ही याद कर लीजिए। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने पहले 10 आर्टिकल याद कर लिए तो आने वाला 11वां आर्टिकल और आसान होगा, 12वां और आसान होगा, 13वां और आसान होगा, सारा याद होगा। लेकिन याद करना पड़ेगा। आप ये शोले की फिल्म थोड़ी देख रहे हैं। बिल्कुल हाँ, ये पिक्चर देख रहे हैं, फिर पिक्चर खत्म हो गई, घर गए, आपको 2-4 लाइन याद रहेगी, बाकी सब कुछ भूल जाएंगे आप, अगर आप कोई फिल्म की तरह देख रहे हैं। तो एज ए स्टूडेंट आपको एक एक चीज आपको बैठ के समझना। देखो, हर एक स्टूडेंट समझता है, टॉप वही करता है जो याद भी करता है। कौन सा स्टूडेंट को नहीं समझ में आता, बताइए? आजकल का स्टूडेंट इतना तेज है, उसको समझने के लिए यूट्यूब है और किताबें हैं, पढ़ने के लिए गूगल है, वो कहीं ना कहीं से समझ ही लेगा, समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एवरी ईच ऑफ वन ऑफ यू इज एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा स्मार्ट, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। लेकिन आगे वही निकलता है जो याद करता है। मैं अगर बिना याद किए, मैं अगर आपके साथ डिस्कस करता ना, तो मैं एवरेज डिस्कशन हो रहा होता है। मैं आप लोग के सामने आने से पहले मैंने पूरा याद किया है, एक एक चीज याद किया है। मैं आपको कुछ दिखलाऊं, आप मांगेंगे तो नहीं? नहीं, श्योर है ना? श्योर मांगना सर, मत जो मैं दिखलाने वाला हूँ। मैं दिखलाता हूँ मैं कैसे याद करता हूँ, बस मांगना मत। रुक जाओ। ये आप देख रहे हैं? जी सर, दिख तो रहे हैं। ये मैंने इकट्ठे किए हैं मटेरियल गूगल से, ठीक? ये मैंने एक डाउनलोड किया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो मैं आपको दे दूंगा, ये सब में कोई दिक्कत नहीं, आप जो इसमें से मांगेंगे मैं दे दूंगा, क्योंकि ये मेरा भी नहीं है, पब्लिक का है। ये 1000 पेज से ऊपर का होगा, ये 660 पेज है। इसको ये नहीं है, ये मजेदार है। जो मैं दिखाना चाहता हूँ, ये रहा, ये 1000 पेज से ऊपर है। ये देखिए 1187 पेज है, आज नजर आ रहा है? जी सर। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन इंडिया, जितना भी अमेंडमेंट हुआ है 2008 से पहले पहले, उसका सबका पूरा डिटेलिंग लिखा हुआ है। इन सबको मैं पढ़ता हूँ। मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि आप पढ़े, क्योंकि आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें, आपका टाइम भी जाएगा, लेकिन आपको समझ नहीं। ठीक है? ये आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा, वैसे गूगल में आप बहुत आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये इतने सारे मटेरियल जो, ये देखिए, ये सारा लॉ है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ अभी। लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे आता हूँ, सी कॉन्स्टिट्यूशन, मैं जो दिखला रहा हूँ वो देखिए, ये मैं अपने नोट्स बना रहा हूँ। खुल रहा है, खुल रहा है। ये सारे हमने नोट्स बनाए हैं, और बहुत कुछ लिखा है। खुल जाओ भैया।
ये देखिए फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स, उनके आर्टिकल्स, फिर मेरे कमेंट्स हैं ये सारे। ये गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बोल रहा था, नजर आ रहा है? नहीं सर, नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है? नहीं। नो सर। ओके, अभी बताता हूँ। हाँ, नजर कैसे आएगा, क्योंकि शेयर किया हमने। अब आ रहा नजर? जी सर। ठीक है, तो ये मेरे नोट्स में बना रहा हूँ जो फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स जो मैंने बताया था, उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स, ये मेरे कमेंट्स हैं जो मैं लिख रहा हूँ, जनरल डेफिनेशंस। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको समझने के लिए गवर्नमेंट को मैंने बताया था दे आर एग्जीक्यूटिव, मैंने यहाँ पर हेड नोट में लिखा हुआ है। फिर आर्टिकल 13 स्टेट कहाँ डिफाइंड, आर्टिकल 12 में डिफाइंड है, उससे क्या होगा मुझे पता लग जाएगा। फिर ये मेरे कमेंट्स लिखे हुए इतने सारे, फिर राइट टू इक्वालिटी, फिर कमेंट्स लिखे हुए इसमें। ये देखिए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, यहाँ पर हमने अदर बैकवर्ड क्लास लिख दिया। फिर ये चेंज कब हुआ था, 3rd में, ये हमने यहाँ लिख दिया। कैसा लग रहा है? अच्छा से लग रहा है। हाँ, तो ये बन रहा है। हाँ जी, बुक की तरह से, बुक की तरह ही है। बुक की तरह ऑब्वियसली, ये उस तरह से है कि ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आ सके। अभी तक मैंने कोई भी किताब कॉन्स्टिट्यूशन की स्टूडेंट की देखी ही नहीं। मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं उस तरह से इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये बहुत ज्यादा रफ है अभी, इसमें बहुत कुछ एडिशन ये सब होना चाहिए। ये तो रहेगी आज। अच्छा, ये 21 में आएगा ये बात। तो ये चीज है ना, मैं याद भी करता हूँ, ये सिर्फ लिखा नहीं है, इसको मैं याद करूंगा। अब मैं अगली बार जब मिलूंगा आपके साथ तो 19 तक मैंने याद कर लिया, आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे याद भी रहेगा। आप ये समझ लीजिए, आई एम स्टूडेंट, मैं आप लोग के बैच का हूँ, आप स्टूडेंट ही तो हूँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना आपको? तो आप लोग हमारे बैचमेट हैं। और अच्छा, एक बात ये कि ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, इसको मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सर। और यूट्यूब में जिसके पास लिंक होगा वही देख सकता और कोई नहीं देख सकता। ठीक है, तो इसको मैं पब्लिक नहीं करूंगा, पूरे इंडिया के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जिनके पास इसका लिंक होगा। ओके सर। तो जब भी लगे कि हाँ देखना है तो देख लीजिए। और कोई सवाल? नो सर, अभी तो नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ यार, मैं जानना चाह रहा हूँ, आज हमने कम से कम 5-6 डिस्कशन हो चुका है, कैसा अब तक का जर्नी कैसा है? अच्छा सर। हाँ, मतलब घर पढ़ने के बाद भी मतलब ना एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है मतलब आपसे। ओके, मतलब आज पढ़ के भी आया वो मतलब ज्यादा नॉलेज मिला उसको। हाँ सर, जो डाउट्स रहते हैं ना पढ़ने के हाँ। बाद, वर्ड्स जो जैसे प्रिसेम्बल बोला या पीसफुल होगा क्या होगा, ये सब आपके समझाने के बाद क्लियर हो जाता है। ओके ओके। हाँ, जैसे कि पहले हम 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार भी पढ़ लेते थे तो उतना क्लियर नहीं होता था, बट हाँ। आपके पढ़ाने के बाद फिर एक बार जाते हैं, गो थ्रू करते हैं उस लेसन को, हाँ। उस आर्टिकल्स को, तो वो क्लियर होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि आप 4-5 बार पढ़ने से अच्छा ये है कि Yes, sir. उसको पहली बार में ही याद कीजिए। हम्म। जब याद करेंगे तो आप बहुत धीरे आराम आराम से पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में बैठता है और वो फिर क्लैरिटी बहुत अच्छी आती है। आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप करके देखिए। कोई भी एक आर्टिकल उठा लीजिए, आर्टिकल 19 उठा लीजिए ओके सर। आप। आज आर्टिकल 19 का जो एक्सेप्शन था 2, 3, 4 ये था, मैं जब उसको याद कर रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि इसमें 2, 3 में 3-4 लाइन तो सेम है। ओके। वो मैंने आपको बता भी दिया। फिर मैं जब आर्टिकल 19(1) का ABCD G तक जब मैं पढ़ रहा था तो मैं ये सोच रहा था इसको याद कैसे करें, कि मैं प्रोफेशन सेटअप कर सकता हूँ, मेरे दिमाग में एग्जांपल्स भी आ रहे थे, प्रोफेशन सेटअप कर सकता हूँ, इंडिया में कर सकता हूँ,
कहीं भी कर सकता हूँ। फिर मुझे शेड्यूल एरिया याद आया, शेड्यूल ट्राइब याद आया। ये सब इसलिए पॉसिबल हो गया, मैंने तो बहुत पढ़ा हुआ है, इसलिए तो मेरे लिए आसान थोड़ा सा है। लेकिन एज ए स्टूडेंट मैं आपसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप हर एक आर्टिकल को याद कीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, यू विल बी द वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स इन इंडिया इफ यू मेमोराइज इट। ओके ठीक है। एंड सबीर, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू। चलिए कल मिलते हैं, मैं शायद बोकारो 1-2 दिन में आऊँ। ठीक है, Yes, sir. चलिए, Thank you, sir. थैंक यू। सर। ओके। Thank you.